हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है भोली। एंड लिटरली जितना आसान ये लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइटर से संबंधित। स्पेशली लाइन बाय लाइन आप पढ़कर, जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आप लोग पढ़कर उसको क्वेश्चंस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और महादेव की कृपा से मान के चलना कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है। दो चीज़ें मैं आज स्टार्टिंग में बात करूंगा, ज़्यादा फालतू बात करने में विश्वास रखता नहीं हूँ। एक तो आप में से बहुत से लोग ऐप के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं और कोर्स से संबंधित बातें। तो कोर्स के लिए मैंने अप्रोच कर लिया है टेक्निकल टीम को। तो उन्होंने मुझे 5 to 6 डेज बताए हैं कि 5 से 6 दिन में ऐप सर आपका रेडी हो जाएगा। तो तब तक आपको सारा कंटेंट जो है व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद में ऐप पर जो है हम लोग सारी पीडीएफ्स को अपलोड कर देंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। एक फ्रेंडली कॉस्ट हम लोगों ने सोचा है, उसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी आपको बताएंगे। फिर बता रहा हूं, 1800 रुपए से ज्यादा वो जाएगा नहीं, ठीक है, और 1400 से नीचे वो रहेगा नहीं। इसके बीच का हम कोई अच्छा सा फ्रेंडली अमाउंट ढूंढेंगे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों ने क्या ऑलरेडी कोर्स परचेज कर लिया है, बट मैं यहां पर यही कहूंगा कि ग्रेड 1 के टाइम पीरियड पर एक बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे था, ठीक है, बहुत परेशान थे हम लोग। मेंस के टाइम पीरियड पर कंटेंट मिल नहीं रहा था। तो अब उसके बारे में ये मान के चलना कि एक अच्छी रकम मैंने स्पेंड करके उस ऐसे को भी हासिल किया था यार, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लग जाती हैं, लेकिन बस इतना ही विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। मैं काफ़ी हद तक कंटेंट यहाँ पर ला देता हूँ। इसके अलावा मैं पीडीएफ इसीलिए दिखाता हूँ कि आप लोग जो है क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। पर्सनली नोट्स अगर बनाने आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर आना बंद नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। हम पूरी लड़ाई साथ में लड़ेंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके साथ बना रहूं। इसके अलावा ये तो हो गई ऐप से संबंधित बातें। हाँ, एक महाशय ये भी थे जिन्होंने कहा सर अभी भी आप एनसीईआरटी का वो रेडी कर रहे हैं कंटेंट, हम चाहते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाला जो ऑथर वगैरह संबंधित है, तो उस पर कुछ बात हो जाए तो माने फिर आपको। तो रिस्पेक्टेड सर, बड़ी विनम्रता से मैं ये कहूंगा आप सभी से कि आज ये वीडियो देखने के बाद में उस लास्ट की जो 5 यूनिट्स हैं उनमें से आप पोल करना, ठीक है। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वही मैं आपको बना के दिखा दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कंटेंट रेडी करना एक अलग बात होती है और उस प्रिपेयर किए कंटेंट को एक्सप्लेन करना एक अलग बात होती है। आपने मुझसे कहा कि ये जो कंटेंट आप जिस फॉर्म में दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या आप इसी लेवल पर लिटरेचर का कंटेंट तैयार कर पाएंगे? तो बस इसीलिए बस ये अपने शब्द कह रहा हूं मैं कि आप जो है मुझे कोई भी एक टॉपिक बता देना उस यूनिट में से, उसके ऊपर मैं आपको कंटेंट तैयार करके दिखा दूंगा। मेजोरिटी जिस पे आ जाएगी उस पे हम तैयार कर देंगे। और ऐसा नहीं है मैं आपका एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस पूरा ही खत्म करा दूंगा। अगर ऐसा लगा मुझे इस पीरियड में कि नहीं यार मेरा कहीं शेड्यूल और ज्यादा व्यस्त है, कोई अर्जेंसी अगर आ जाती है, तो मैं एनसीईआरटी का सेक्शन छोड़ दूंगा, मैं आपका लास्ट वाला सेक्शन पूरा कराऊंगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें मेरी आप तक अच्छे से पहुंच पाई होंगी। अब करते हैं हम लोग चैप्टर शुरू, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो फिर दोहराता हूं, 2x पे जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। सो यूनिट 12 भोली बाय ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका शॉर्ट नाम क्या है, के अब्बास, हमारी बुक के अंदर दिया गया है बाय शशांक दी मास्टर, ठीक है। सो हियर वी गो। यहां हम शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। आज बहुत टाइम बाद इनको मन से पढ़ा है एंड लिटरली बहुत ही इंडिया की जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी रहेंगे यार, और आज भी हैं यार, मतलब ऑसम। चलो देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने इनके बारे में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। सो कमेंट बॉक्स में अपडेट करके बताइएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और यार, वैसे कहा नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज जरूर लाइक जरूर करें और अपने बाकी साथियों के साथ में शेयर जरूर करिए यार, ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे वीडियोस जो है हम एक सही पाथ पे जा रहे हैं। और अगर कुछ सुझाव हैं आपके तो मोस्ट वेलकम है, वो भी कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया करें। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी जरूर कर दिया करें, कोई आपत्ति नहीं है। उससे हम लोग उसको भी सकारात्मक रूप में लेकर और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, सो अबाउट द ऑथर में ख्वाजा अहमद अब्बास, ये इनका पूरा नाम है। जन्म के बारे में बात करें, 7 जून 1914 को इनका जन्म हुआ है। 1 जून 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। कौन थे ये? इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार, यानी कि पत्रकारिता भी इन्होंने करी थी इन उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन थे भाई साहब ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में भाई साहब इन्होंने जर्नलिस्टी पत्रकारिता भी करी थी। आगे बात करते हैं
ही वॉन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। देखिए मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन इनके बारे में पढ़ने के लिए इतना कुछ है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो इस वीडियो फॉर्म में पीपीटी में जो 2 से 3 स्लाइड्स मैंने लगाई हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डाली है। पीडीएफ में मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीज डाली जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनना चाहेगा तो यहीं से बन जाएगा, देखना। सो एज अ डायरेक्टर ही मेड हिंदुस्तानी फिल्म्स, धरती के लाल 1946, अबाउट द बंगाल फेमाइन, about the Bengal famine 1943, which was one of Indian cinema's first social realist film। अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से, देखना सीरियसली। आप मुझे बताएं कि आपने पढ़ा था कि क्या लिखा है एज अ डायरेक्टर, एज अ निर्देशक, ही मेड हिंदुस्तानी फिल्म्स, उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म्स बनाई जिनका नाम क्या था, धरती के लाल, जो कब रिलीज हुई थी भाई साहब 1946 में, अबाउट द बंगाल फेमाइन, जब बंगाल में फेमाइन आई थी, ठीक है। और 2 क्वेश्चन कि सर बंगाल फेमाइन कब आई थी, 1943 में, ध्यान रख लेना। आल्दो इतना डीप में शायद ना पूछे, लेकिन फिर भी राइटर के बारे में दिया गया है तो पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा धरती के लाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया डायरेक्टर कौन है, तो ये हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास जी। सो उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट यहां पर क्लियर होंगे अच्छे से। इसके अलावा विच वॉज वन ऑफ इंडियन सिनेमास फर्स्ट सोशल रियलिस्टिक फिल्म, ठीक है भाई साहब, वो भी इनकी तरह डायरेक्ट की गई थी जिसका नाम पूछ लिया गया। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा शहर और सपना 1963 में रिलीज हुई, वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, वाइल सात हिंदुस्तानी 1969 एंड दो बूंद पानी 1972 बोथ वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन। ये फिल्मों के नाम इसलिए मेंशन करे हैं जस्ट बिकॉज कि इनको नेशनल अवार्ड मिला है। और ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, ये हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए रिस्पेक्टेड जो सर अब लेट रिस्पेक्टेड सर जो अब नहीं है हमारे साथ में, ख्वाजा अहमद अब्बास जी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ये ध्यान रखना। और हिज कॉलम लास्ट पेज वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर कॉलम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इट बिगेन इन 1935। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है। उनका जो कॉलम, अब बड़ा प्रश्न सर कॉलम क्या होता है, तो कॉलम मैंने मेंशन कर दिया है, हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, अगर कुछ डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो उनका कॉलम लास्ट पेज भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में लंबे समय तक चलने वाले अखबार कॉलमों में से एक था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1935 में। तो आप लोग ये ध्यान रखना, स्पेशली कब शुरुआत हुई थी, तो 1935 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लास्ट पेज, ठीक है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम क्वेश्चन बनता है कि लास्ट पेज जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर कॉलम था। शुरुआत कब हुई थी, 1935 में, और किसने करी थी भाई साहब, तो ये ए.के. अब्बास जी ने करी थी। ध्यान रखना। मुझे बताइए कि आपने क्या यहां तक पढ़ा था, इसका मतलब लिटरली आपकी प्रिपरेशन एक सही पाथ पर है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ये कॉलम के बारे में बता दिया है, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी, कॉलम इज ए रिकरिंग पीस और आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और अदर पब्लिकेशन where a writer expresses their own opinion in few columns allotted to them by the newspaper organization. People who write columns are described as columnist. कॉलम किसी समाचार पत्र, पत्रिका या अन्य प्रकाशन में आवर्ती टुकड़ा या फिर लेख है। कोई भी न्यूज़पेपर में अगर कोई लेख छपता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज आर्टिकल निकला है, तो आर्टिकल सबसे लंबा आर्टिकल के बारे में बात हो रही जो कि इनसे कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये पूछा नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्किप करते हैं इसको, हालांकि मैंने समझा दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो स्किप करा हो। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। फर्दर बात करते हैं, ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। 1969 में, 1969 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला था। इन टोटल हिज वर्क इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉज देते बात करते हैं इन पे। टोटल अगर वर्क की बारे में बात करें इनके वर्क में, तो 74 किताबें, 90 शॉर्ट स्टोरीज, 3000 जर्नलिस्टिक आर्टिकल एंड 40 फिल्म्स। व्हाट अ डायनेमिक पर्सनालिटी ही वाज यार, सीरियसली, मतलब हेड्स ऑफ। सो ये सारी चीज ध्यान रखना, 74 बुक्स, 90 शॉर्ट स्टोरीज, 3000 जर्नलिस्ट आर्टिकल एंड 40 फिल्म्स। आगे बात करते हैं, ही गेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में मेंशन कर दिया कि बीए की डिग्री इन्होंने 1933 में ली थी, और इसके बाद में एंड अ बैचलर ऑफ लॉज डिग्री इन 1935 फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहां से पढ़े थे, तो AMU से। इलनेस और हेल्थ के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो अब्बास सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक इन द 60s।
फॉलोड बाय अनदर मोर, ये सारी चीज मैंने हिंदी में लिखी है इसलिए थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो अब्बास सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक इन द 60, फॉलोड बाय अनदर मोर सीरियस हार्ट अटैक, a paralytic stroke, as well a onset accident injuring his legs, but he kept writing till his death at the age of 72 on 1st of June 1987। क्या कहने का मतलब सर, थोड़ा थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। तो मैंने उसको आसान शब्दों में आपके लिए लिख दिया है कि 60 के दशक में, 60 के दशक में कहां चले गए हम लोग। हाँ, अब्बास को दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद में एक और गंभीर दिल का दौरा पड़ा, एक लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ और साथ ही सेट पर एक दुर्घटना में उनके पैर घायल हो गए। लेकिन 1 जून 1987 को 72 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वह काम करते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने मेंशन कर दी, बाइलिंगुअल। इसके अलावा ही जॉइंड द बॉम्बे क्रॉनिकल इन 1935, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उधेड़ने वाला तो कहीं से भी उधेड़ देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है वही चीज डाली है। अब आप भी कहेंगे सर 100 नंबर के क्वेश्चन ससुरा कितना पूछेगा, इतने सारे टॉपिक है। हाँ मानता हूं, लेकिन वी कैन नॉट टेक रिस्क यार। ठीक है, बात नौकरी की है और सरकारी नौकरी की है, वर्ग 2 की नौकरी की, इसलिए अभी समय है, आराम से पढ़ लेंगे, चिंता नहीं करिए। ही जॉइंड द बॉम्बे क्रॉनिकल इन 1935 एज अ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट एंड लेटर बिकेम अ फिल्म क्रिटिक फॉर द न्यूज़पेपर। वह 1935 में एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में द बॉम्बे क्रॉनिकल में शामिल हुए और बाद में अखबार के लिए फिल्म समीक्षक बन गए, यानी कि फिल्म क्रिटिक, आलोचना करने वाले। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। हालांकि ये सारी स्लाइड्स में सारी बातें इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड, एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड इन 1977। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि आपके अंदर ऑथर राइटर वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनकी ऑटोबायोग्राफी का। इसके अलावा कब पब्लिश हुई थी, 1977 में, एंड गेन अगेन इन 2010, दोबारा से ये 2010 में पब्लिश हुई है। इन 1968, ओके, हाँ ऑटोबायोग्राफी, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, 1977 एंड 2010 डन। इन 1968 अब्बास मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कॉल्ड 4 शहर एक कहानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अच्छा एक था राजा एक थी रानी, नहीं, 4 शहर एक कहानी, अ टेल ऑफ 4 सिटीज, ये इनका नाम था। ये ध्यान रखना, 1968 में अब्बास ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम क्या था, 4 शहर एक कहानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अ टेल ऑफ 4 सिटीज। नाउ आपको कमेंट में बताना है अ टेल ऑफ 2 सिटीज, यानी कि अ टेल ऑफ 2 सिटीज, ये किसका नॉवेल है। स्पेशली ग्रेड 1 के वो एस्पिरेंट जो अब देने वाले हैं ग्रेड 2 का एग्जाम, वो कमेंट बॉक्स करके बताएं कि अ टेल ऑफ 2 सिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, लिटरेचर वाले स्टूडेंट को ये तो पता है कि अ टेल ऑफ 2 सिटीज जो है किसका नॉवेल है, लेकिन यहां पर दिया गया अ टेल ऑफ 4 सिटीज, तो कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली कि आदमी चार्ल्स डिकेंस का नाम भी दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ए.के. अब्बास का है। ठीक है, और चैप्टर में तो अब एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये पर्सनैलिटी भी बहुत जबरदस्त रही है और हैं आज की डेट में भी। इनके बारे में जन्म मृत्यु हमने मेंशन कर दी है। इसके अलावा इंडियन फिल्म डायरेक्टर नॉलेज चीजें बता दिया है। इसके अलावा धरती के लाल 1946 पे हिंदुस्तानी फिल्म बनी है, और जो है किस पर थी भाई साहब, बंगाल फेमाइन पर। ओके, इसके अलावा बोथ वन द नेशनल फिल्म अवार्ड। ये ध्यान रखना है, हिज कॉलम लास्ट पेज वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, शुरुआत 1943 में, डन। चलो आगे बात करते हैं। 1963 इन द वर्क जॉइंट, हाँ कितनी बुक्स वगैरह लिखी, ध्यान रखना, 74 बुक्स, 90 स्टोरीज, 3 जर्नलिस्ट आर्टिकल। अब पूछ लिया किसी ने कि बताओ ऐसे विख्यात, यानी कि विख्यात इन द सेंस ये कि ऐसे राइटर का आपको नाम बताना है जिसने 74 बुक्स, 90 स्टोरीज, 3000 जर्नलिस्ट आर्टिकल एंड 40 फिल्म्स में पार्टिसिपेट किया, यानी कि उन्हीं से संबंधित है, तो नाम बताना है आपको। तो ये चीजें बेसिक हैं जो ध्यान रखना है। ठीक है, एजुकेशन वगैरह नहीं है, इसको अब्बास फॉर्म सर्टिफिकेट। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह कॉन्सेप्ट, पैरालिटिक वाला कॉन्सेप्ट बनाने वाला बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया तो आप कवर कर लेंगे। ही जॉइंड बॉम्बे क्रॉनिकल इन 1935, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ही जॉइंड बॉम्बे क्रॉनिकल आर्टिकल इन 1935, पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट इन द लेटर। ठीक है, हिज ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट बनता है यार। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनेगा डेफिनेटली, मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली देता आपको। कब पब्लिश हुई, 1970 में। इसके अलावा अब्बास ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम क्या था, 4 शहर एक कहानी। ठीक है, चलो
बेसिकली आप जितने क्वेश्चंस बनाना चाहें बना सकते हैं इसके हिसाब पे। नाउ अबाउट द चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे हमारी पीडीएफ और उसके बाद में हम जाएंगे लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कितने क्वेश्चन जो है बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अबाउट द चैप्टर, भोली इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। बार बार हर बार यहीं पर हटा देंगे नाम इनका, ठीक है। भोली के राइटर कौन है? ए.के. अब्बास, जिनका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। अबाउट अ गर्ल हु ओवरकम्स डिस्क्रिमिनेशन एंड बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा विराम देते हुए बात करते हैं। तो भोली जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास जी के द्वारा। अबाउट जो किसके बारे में है? एक गर्ल के बारे में है, हु ओवरकम्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, जो कि भेदभाव पर विजय प्राप्त कर लेती है, एंड बिकम्स कॉन्फिडेंट और जो है वो कॉन्फिडेंट बन जाती है, एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र बन जाती है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और ये कहानी जो है किस पर हाईलाइट करती है? ये किस पर प्रकाश डालती है? ये प्रकाश डालती है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि पढ़ाई की महत्व पर। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, इसके अलावा कंडेमिंग द एविल्स ऑफ डाउरी, जो दहेज प्रथा है उसके जो बुरे परिणाम हैं और जो एविल्स हैं अल्टीमेटली इसकी ऊपर सारी बातें होती हैं इसके अंदर। यानी कि काफी अच्छी स्टोरी है, इसीलिए हम लोगों ने इसको आज कवर कर रहे हैं। प्लॉट के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा अभी, और हम देखेंगे हम कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जैसे कुछ जो है स्मार्ट टीचर हैं वो क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, हाँ ठीक है ये क्या है, लाइन बाय लाइन तो हम भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आप आखिरी तक टिकते हैं या नहीं, ठीक है। चलो, सो भोली हुज रियल नेम इज सुलेखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक, ध्यान रखना। भोली इसका रियल नेम क्या था? सुलेखा। इज अ विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की थी, है सॉरी, हु इज कंसिडर्ड अनइंटेलिजेंट बाय हर फैमिली, जिसको जो है अपने परिवार के द्वारा एक अनइंटेलिजेंट गर्ल के रूप में कंसिडर किया जाता है। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर पोक मार्क्स होते हैं। वो उसका ये पोक मार्क्स का फोटो आप गूगल पे डाल के देख लेना कैसे, वैसे आप सबको पता होगा पोक मार्क्स क्या होते हैं। सो नाउ फ्रॉम अ डिजीज, यानी कि एक बीमारी से उनको पोक मार्क्स होते हैं उनके चेहरे पर, एंड स्टेमर्स ड्यू टू ब्रेन डैमेज फ्रॉम अ फॉल, यानी कि बचपन में वो पालने में से गिर जाती तो उनका ब्रेन जो है थोड़ा सा डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो हकलाने लग जाती हैं दीदी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, भोली इज बुलिड बाय अदर्स फॉर हर अपीयरेंस एंड इंटेलिजेंस। बुलिड मीन्स होता है बेसिकली तंग करना, जैसे बच्चों को परेशान करते हैं ना आपस के जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके, वो तो भोली को जो है तंग किया जाता था दूसरों के द्वारा, फॉर हर अपीयरेंस यानी कि उसके लुक्स के लिए, एंड इंटेलिजेंस और उसके बुद्धिमत्ता के लिए। यानी कि हम सब जानते हैं भोली जो है इतनी ज्यादा समझदार नहीं है इस चैप्टर के अंदर, और इसके अलावा उसका लुक्स भी जो है ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए जो बाकी के जो लोग हैं उसके आसपास में उसी की उम्र के लोग बाग वो जो है थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। नाउ भोलीज लाइफ चेंजेस व्हेन शी स्टार्ट्स स्कूल। भोली की लाइफ जो है बदल जाती है जब वो स्कूल जाना शुरू करती है, एंड इज इनकरेज्ड बाय हर काइंड टीचर। अब चूंकि उनको इनकरेज किया जाता है किसके द्वारा? उनके काइंड दयालु टीचर के द्वारा, चूंकि उनकी जो टीचर होती है वो उसको इनकरेज करती है स्कूल आने के लिए। सो ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग वाला रोल रहता है इन टीचर का, जो हमें अभी आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा भोली बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। भोली जो है कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन जाती है, एंड रिफ्यूज एन अनइक्वल मैरिज। रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, और वो क्या करती है? मना कर देती है अनइक्वल मैरिज के लिए। व्हेन शी डिस्कवर्स द ब्राइड ग्रूम्स ग्रीड, जब वो दूल्हे का जो है लालच देखती है, बोले मेरा पति तो ससुरा इतना लालची होगा, तो फिर वो शादी के लिए ही मना कर देती है। सो होप रिस्पेक्टेड टीचर्स की यहां तक आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अबाउट द चैप्टर में थोड़ा सा और देखते हैं थीम और इंपॉर्टेंट के बारे में, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीडीएफ जरूर दिखा देंगे, मुझे अच्छे से याद है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, थीम क्या है इसकी अगर पूछ लिया 1 मार्क्स में तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात होती है, जेंडर इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट। डाउरी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डिफरेंशियली एबल्ड आर एबल्स, ये इंपॉर्टेंट एक थीम बनती है। एंड इसके अलावा पीपल शुड नॉट बी जज्ड बाय देयर अपीयरेंस, लोगों को कभी भी उनके लुक्स के द्वारा लुक्स के माध्यम से कभी जज नहीं करना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं, फटाफट से आगे स्पीड अप में करते हैं। द स्टोरी एंड्स ऑन अ होपफुल नोट, तो जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा इसको पहले, तो जो कहानी है बेसिकली इसकी एक होपफुल नोट के साथ में समाप्त होती है, विद भोली रियलाइजिंग हर सेल्फ वर्थ, जहां पर भोली को अपनी ही वैल्यू समझ में अच्छे से आती है, एंड टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर डिग्निटी, और जो कि क्या करती है अपनी डिग्निटी के लिए स्टैंड यानी कि अपने आत्मसम्मान के लिए वो खड़ी होती है। इट इज अ पावरफुल कॉमेंट्री ऑन हाउ एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड हेल्प पीपल राइज अबव सोसाइटल प्रेशर एंड डिस्क्रिमिनेशन,
यानी कि यह जो है बेसिकली इस बात पर एक सशक्त टिप्पणी है कि शिक्षा कैसे जीवन को बदल सकती है और लोगों को सामाजिक दबावों और भेदभाव से ऊपर उठने में मदद करती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस चैप्टर के अंदर हमने मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। अब नाउ चेक दिस पीडीएफ, ये सर की जो पीडीएफ हमने तैयार करी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कहां गए? ओके, बहुत कुछ था इनके बारे में लिखने के लिए, तो आपको हम बताते हैं बेसिक चीजें जो हमने तैयार करी है सर के लिए। बेसिक इन द सेंस बहुत प्रीमियम चीजें हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सर के बारे में, फुल नेम, बॉन्ड, अदर ऑक्यूपेशन, ईयर्स, जो भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, अदरवाइज आपको व्हाट्सअप पे तो मिल ही जाएगी, फिलहाल आराम से मिल जाएगी, चिंता नहीं करें, जो भी व्हाट्सअप करेंगे मिल जाएंगी। प्रोफेशनल डिटेल्स उनके बारे में मेंशन है, नोटेबल फिल्म्स, ठीक है, स्क्रीन राइटर, कोलेबोरेशन विद राज कपूर, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इसके अलावा और थोड़ा सा बात करें जर्नलिज्म करियर वाला मेंशन कर रखा है, इलनेस और डेथ के बारे में मेंशन कर रखा है, और इनके जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो भी सारे मेंशन हैं इसके अंदर। काफ़ी कुछ है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटीज हैं यार। नाउ फिल्मोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा एमसीक्यू जो हमने इनके बिहाफ पर तैयार करे, यानी कि ये केवल और केवल अब्बास जी के ऊपर ही एमसीक्यूड है, लगभग 29 के आसपास एमसीक्यू तैयार करें, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ, 28-29, ठीक है। इसके बाद में ये है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन, इसके बाद में थीम क्या है इसकी वो मेंशन करिए, मोरल क्या है, कैरेक्टर्स कौन से हैं वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। ओके, कैरेक्टर्स हैं सारे। इसके अलावा समरी मेंशन करिए पूरे चैप्टर की। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हमने क्या करा, पैराग्राफ को तोड़ दिया, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को तोड़ने के बाद में कितने एमसीक्यू उसमें से बन जाते हैं हमने वो भी मेंशन कर दिए। अब ससुरा कहां से क्वेश्चन आएगा देखते हैं, मतलब टीटरी दबा दी हमने उसकी। ठीक है, आप ये लोग कवर करके, हाँ एक बात और दोहराता हूं कि एनसीईआरटी की जो है लाइन बाय लाइन और वर्ड्स बाय वर्ड अपने आप में दिमाग में होने चाहिए यार। ठीक है, मजा आ जाएगा। समय कम है लेकिन हम लोग खेल जाएंगे। तो मैंने आपको पीडीएफ दिखा दी, मैंने इंट्रोडक्शन पीपीटी का दिखा दिया है। नाउ द टाइम इज यस ओके, भोली चैप्टर। ठीक है, तो क्लास 10th का ये 8वें नंबर का चैप्टर है भोली, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बड़ा चैप्टर है, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में करूं तो स्पीड में समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और मैं कम से कम समय लेना चाह रहा हूं आपका। भोली चैप्टर, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को जो है घर में अनदेखा किया जाता था अल्टीमेटली, यानी कि उसकी अनदेखी की जाती थी। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों जो है उनकी टीचर ने भोली के अंदर एक स्पेशल इंटरेस्ट जताया, यानी कि भोली में स्पेशल इंटरेस्ट जताया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, तो क्या जो है भोली जो है उन टीचर की उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं, ये देखने के लिए देखना पड़ेगा आपको अगली कड़ी। चलिए, रीड एंड फाउंडेड ये क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं कि वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, क्यों जो है भोली के पिताजी उनके उसके लिए चिंतित थे। इसके अलावा फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल, कौन से वो असामान्य कारण थे, अनयूजुअल रीजन से जिसकी वजह से भोली को जो है स्कूल भेजा गया। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं यहां से लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको कैसे क्वेश्चंस बना लें। तो हर नेम वॉज सुलेखा, यहां ध्यान रखना कि भोली के बारे में बात हो रही है, प्रोटागोनिस्ट के बारे में बात हो रही है। इस शॉर्ट स्टोरी की प्रोटागोनिस्ट कौन है, हमारी भोली दीदी। नाउ तो हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई इसे भोली बुलाता था, जिसका मतलब होता था द सिंपलटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान सी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगी आप सभी को। तो ये बस ध्यान रखना कि बचपन में नाम क्या था, सुलेखा। ठीक है, ओके और सुलेखा ये इसका मतलब क्या होता था, भोली का मतलब क्या है, तो सिंपलटन। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा, बस आप समझ लेना कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, तो ध्यान रखना शी वॉज, वो कौन से नंबर की, शी वॉज द 4th डॉटर, चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल की। बड़ा प्रश्न सर ये नंबरदार क्या होता है, तो जैसे ही आप चैप्टर को एंड करेंगे तो कुछ वर्ड मीनिंग की लिस्ट दी गई होगी, उसमें आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ रेवेन्यू ऑफिशियल। तो बेसिकली थोड़ा सा और एनहेंस करके अगर बताऊं इसको, तो रेवेन्यू ऑफिशियल बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो ब्रिटिशर के टाइम पीरियड पर यूज किया जाता था। ठीक है, यानी कि गांव जाकर जो मतलब गांव में जो बेसिकली टैक्स को कलेक्ट करने का, पैसे लेकर जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी कि हिंदी में नंबरदार। तो वो चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल की। व्हेन शी वाज 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉर्ड ऑन हर हेड, फिर वो जो पालने में से सर के बल गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद जो है उसके ब्रेन का, दिमाग का जो है कुछ हिस्सा जो है मतलब डैमेज हो गया।
दैट वॉज वाई शी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसी वजह से जो है वो बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में कंसिडर की जाने लगी और उसको भोली के नाम से जाने लगे, द सिंपलटन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन, हाँ हम बनाते चलते हैं, चलो यार ठीक है। अब आए हैं मैदान में तो फिर मतलब क्या है, तो आप देख ही लेंगे। जैसे तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हम ध्यान रखना कि शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार। कौन से नंबर की बिटिया थी वो? चौथे नंबर की। ठीक है, किसकी बिटिया थी? रामलाल की। नाम ध्यान रखना इसका, रामलाल का प्रोफेशन क्या था? नंबरदार का। नंबरदार कौन था? रामलाल। इसके अलावा चौथे नंबर की बिटिया। ठीक है, ओके। व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड, कितनी उम्र थी उसकी जब जो है वो पालने में से गिरी थी? ध्यान रखना 10 महीने। आगे क्या क्या लिखा है? हेड हेड हेड, ओके ओके, दैट वाज व्हेन शी वाज, ओके, एट बर्थ। चलो हाँ, ये तक पढ़ लिया हमने, आ जाओ आगे। एट बर्थ पे आ जाओ वापस। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब ललो का जन्म हुआ था, तो यानी कि हमारी भोली दीदी के बारे में बात हो रही है, तो एट द चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रिटी, जब जन्म हुआ था तब वो काफी फेयर और प्रिटी थी। बट वेन वॉज शी 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की होती हैं, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उनको जो स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है उनके ऊपर। यानी कि स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, जब वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है मार्क्स जो है आ जाते हैं। एक फोटो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बीमारी जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो है डैमेज हो जाती है, यानी कि मार्क्स उस पर आ जाते हैं। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बची रहती हैं। एक एक पॉइंट ध्यान रखना, केवल आंखें बची रहती हैं। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड मतलब कहीं ना कहीं, बताइए डिसफिगर्ड का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में देखते हैं। ठीक है, नाउ कहाँ लिखा है? ओके ओके ओके, ओनली द आइज वर सेट, केवल आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लॉक मार्क्स, यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है? डीप ब्लॉक मार्क्स आ जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। लिटिल सुलेखा जो है वो जब तक 5 साल की नहीं हो जाती तब तक वो बोल नहीं पाती। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब जो है, मैं आपको लगभग 15 से 16 वर्ड ऐसे बताऊंगा जो इसमें वर्ड मीनिंग के रूप में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो कहां थे? जब वो 5 साल की थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीखती है, सी स्टेमर्ड, वो हकलाने लगती है। स्टेमर्ड मीन्स हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड मिमिक्ड हर, उसकी जैसी मिमिक्री करने का प्रयास करते हैं। एज अ रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ? शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बात ही बहुत कम करने लगी। लो, जब तुम सेव भी हो गए, चलो, जब बात ही कम करने लगी तो ना मैं बात करूंगी ना तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब रामलाल जी क्या कहें आपसे, चलो कुछ नहीं कह सकते। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सब में जो सबसे छोटा था वो कौन था? यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा, वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो है काफी धन धान्य से संपन्न किसान का घर था भाई साहब, और यहाँ पर खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। माता अन्नपूर्णा का और माता लक्ष्मी जी का काफी आशीर्वाद था इनके पास में। ठीक है भैया, इनके ऊपर अच्छा आशीर्वाद रहा है। नाउ ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ दिया जाए तो इनके सारे बच्चे जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, जो बच्चे थे उनके लड़के थे उनको शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया। इन स्कूल में, यानी कि शहर में जो स्कूल थे वहां पढ़ाई के लिए भेजा गया, और उसके बाद में कॉलेजेस में भी उनको पढ़ाई के लिए भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, अगर बात की जाए डॉटर्स के बारे में, राधा द इल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? राधा। इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी शादी पहले से ही हो चुकी होती। तो अच्छा, उनमें बताइए कि इनमें से इनकी जो बेटियां थी उनमें से किसकी शादी पहले से ही हो रखी होती है? तो राधा की, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हालांकि आप बहुत सब स्मार्ट हो गए, आप स्वयं बनाना सीखे। देखो ऐसे ही शब्दों को और सेंटेंस को उधेड़ने का काम करना, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। इसके अलावा बार बार प्रैक्टिस जरूर करना। आप सोचें एक बार चैप्टर पढ़ लिया है तो हो गया, ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यू जरूर लगाएं, गूगल पे से उठा लीजिएगा, कहीं से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लिए। अदरवाइज मैं तो तैयार कर ही रहा हूं आप सभी के लिए। सो ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसमें राधा जो थी उसकी पहले से शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो जाती, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। तो रामलाल जो है फिर तीसरी के बारे में सोचा, जिसका नाम क्या था? चंपा। दे वर गुड लुकिंग, ये सब क्या थे? अच्छे दिखने वाले थे। हेल्दी गर्ल्स, अच्छी हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स मींस दूल्हा, तो इन लोगों के लिए दूल्हा ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई नहीं। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, पर रामलाल को जो है भोली की चिंता थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसको दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंस थी, इसलिए उसको बड़ी चिंता थी। लेकिन ससुरा यहाँ हम, चलो खैर मोरल बातें अब समय नहीं हमारे पास, वरना बहुत कुछ कह सकते हैं।
ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी महादेव जो है भरण पोषण पालन पोषण सब उसका पहले ही तय कर देते हैं। जय श्री महाकाल। चलो हो गया डन। चलो आप वैसे बना लेंगे, रामलाल के 7 बच्चे होते हैं, ठीक है, 3 बेटे होते हैं और बाकी 4 लड़कियां होती हैं, इसके अलावा यंगेस्ट भोली रहती है। और बड़ी बेटी का नाम, सबसे छोटा कौन होता है, कितनों को वहाँ कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, किसके बारे में लास्ट में सोचते हैं, यानी कि मंगला वगैरह, इसके बाद में चंपा वगैरह, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आप स्वयं बना लेंगे। आगे बात करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा रामलाल और ये ललो, ठीक है। अब मैं बस मार्मिक कहानी है लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, दिल से पढ़ेंगे लास्ट में गूजबम्स वाली फीलिंग आएगी आपको। सो भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली की उम्र 7 साल थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, और उसी साल, एक प्राइमरी स्कूल जो है लड़कियों के लिए वॉज ओपन इन द देयर विलेज, यानी कि उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए वो गांव में खुला था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब थे वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए आए थे, यानी कि उद्घाटन समारोह जो है तहसीलदार जी के द्वारा होना था भाई साहब, और हुआ। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल से बोले, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। बोले एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एज अ नंबरदार ऑफिशियल, आप जो है इस गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए यहाँ पर। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आप जो है अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए भाई साहब। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल अपनी पत्नी से बात कर रहा था, शी क्राइड, तो जो उनकी पत्नी थी वो चिल्लाई भाई साहब, आर यू क्रेजी, क्या तुम सर्री हो गए हो, ठीक है, मतलब क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा मन से पढ़ा देता हूं इसलिए। सो इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां जो स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा, क्योंकि पुराने टाइम पीरियड की बात है तो उस टाइम पीरियड सारे ऐसी चीजें रहती थी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, पर रामलाल जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर पाए। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसके बाद में लास्ट में उसकी पत्नी जो है कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। खुराफाती दिमाग चल गया उनका। सेंड बोली टू स्कूल, आप एक काम करो, बोली को भेजो। एज इट इज, जैसा कि क्या है, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जिससे क्या हो अल्टीमेटली कि थोड़े बहुत उसके शादी के चांसेस जो है हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। विथ हर अगली फेस, जैसा कि उसका चेहरा जो है अगली है, जैसा कि हम जानते हैं अगली यहाँ पर वैसे वाले सेंस में यूज नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत ही गंदा फेस है, ठीक है अगली, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। सो विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंसेस, ठीक है, जैसा कि उसमें ज्यादा बुद्धि भी नहीं है और उसका चेहरा भी ज्यादा सही नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो क्या करो, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको उनकी चिंता करने दो, यानी कि टीचर्स को भोली की चिंता करने दीजिए। सो इस तरीके से हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो होता है कंप्लीट, और किसके ऊपर क्या क्या बातें छोड़ रखी होती हैं ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, इसके अलावा ये क्वेश्चंस रीड एंड फाइंड आउट। अब हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या जो है भोली अपना स्कूल में पहला दिन एंजॉय करती है। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या जो है वो अपने टीचर को अपने घर में जो दूसरे लोग होते हैं उनसे डिफरेंट पाती है। ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा आगे कड़ी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डे रामलाल कॉल्ड भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। अब अगले दिन क्या होता है, रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ, ठीक है, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली जो है डर गई। शी डिड नॉट, अब ध्यान रखना ये जैसे कि उसके पिताजी उसको जैसे कि हमें दिख रहा है कि स्कूल लेकर जा रहे हैं। सो आगे क्या लिखा है, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको पता नहीं था कि स्कूल जो है कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो, उसको सिर्फ एक ही बात याद थी कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ, तो उसकी जो पुरानी गाय थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी, ध्यान रखना गैया का नाम क्या था, लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट टू द हाउस एंड सोल्ड, उसको जो घर से निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। ना 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 नो 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 नो, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि वो जो है स्टमर्ड करती है, हलकलाती है। शी शाउटेड इन टेरर, वो जो है डर में चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और फिर जो अपने पापा ने जो उसका हाथ पकड़ रखा था उसके हाथ जो है छुड़ाती ग्रिप से। नाउ व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, तो उसके बाद गुस्से में आके बोलते हैं, रामलाल जो है चिल्लाते हैं कि क्या दिक्कत है तुम्हें बेवकूफ, ठीक है, इस तरीके से। मेरे सिर्फ इमोशंस को समझना आप, कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ही तो लेके जा रहा हूं भाई साहब। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो उसकी वाइफ से बोलते हैं, लेट हर वियर सम डीसेंट क्लॉथ, काम करो कुछ उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना होगा क्या, जो दूसरे टीचर्स वगैरह हैं, जो स्कूल गर्ल्स है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, व्हेन दे सी हर, जब वो इसको देखेंगे, किसको, भोली को। नाउ न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े जो है कभी भोली के लिए बनाए ही नहीं गए। कितनी मार्मिक चीज है, गलत बात है भैया, ललो है तियाई, तुम्हें बनाना चाहिए। तो न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर
सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, यानी कि जो उनकी बड़ी बेटियां, यानी कि जो रामलाल जी की बड़ी बेटी और इनकी जो बहनें थी भोली दीदी की, वर पास टू हर, उनके कपड़े जो इनके पास में पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश, कोई भी ध्यान नहीं रखता था ना कपड़े धोने का ना उसको संवारने का, हर क्लॉथ्स। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, पर आज जो है वो लकी थी कि उसको एक क्लीन ड्रेस भाई साहब रिसीव हो रही है, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि भाई साहब बहुत बार धुलने के कारण क्या हुआ, श्रंक होकर सिकुड़ गई और वो जो है चंपा को फिट भी नहीं होती थी। तो ध्यान रखना ससुरी कपड़ा किसका था, वो जो उसको पहनाया था चंपा का कपड़ा था, ठीक है। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेल्टेड हेयर, यानी कि जो उसके उलझे हुए बाल थे, इसका मतलब क्या होता है, उलझे, मेल्टेड, ठीक है। सो शी वॉज इवन बाथ, उसको आज नहलाया भी गया भाई साहब उसके बालों में, रब्ड इनटू हर ड्राई, उसके बालों में तेल भी अच्छे से लगाया गया उलझे बालों में। नाउ ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टू टेकन अ प्लेस बेटर देन होम, तब जाके कहीं उसको जाके यकीन हुआ कि हाँ भाई साहब आज जो है मैं एक ऐसी जगह पर ले जाई जा रही हूँ जहाँ पर जो घर से बेहतर हो, ठीक है। तभी इतने अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तेल लगाया जा रहा है बालों में, मुझे तैयार किया जा रहा है, ये सारी चीजें उसके उसमें हो रही थी। नाउ When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे जो एक ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल जो है अपनी बेटी को जो है हेडमिस्ट्रेस के हवाले करते हैं। लेफ्ट अलोन, फिर वो भाई साहब अकेली रह जाती है। द पुअर गर्ल्स लुक्ड अबाउट हर फेथ लेडन आइज, अब वो जो बेचारी लड़की होती है, लुक्ड अबाउट हर, वो देखती है अपने आप को विथ फियर लेडन आइज, यानी कि डर से भरी आंखों में। नाउ आंखों से, देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में जो उसकी जैसी लड़कियां जो है मैट पर बैठी थी। स्क्वेटेड मतलब होता है उकड़ू बन के बैठना बेसिकली। अब उकड़ू कैसे बैठते थे मुझे समझ में नहीं आता उस टाइम पर, लेकिन हम समझ लेते हैं पालती मारकर क्लास में बच्चे जैसे बैठते हैं वैसे, ठीक है, मैट्स पर, चटाई पर। नाउ रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, रीडिंग फ्रॉम किताबों से पढ़ रहे थे, इसके अलावा रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ बच्चे की पट्टी जिसको बोलते हैं पेम पट्टी लाइक, ठीक है, तो वो जो है कुछ स्लेट्स पर लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो हेड मिस्ट्रेस जो है बोली उससे कि जाओ और जाकर बैठ जाओ ऑफ द क्लासरूम, यानी कि किसी भी क्लास के जाके कोने में, क्लासरूम में जाकर तुम किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ। तो ये कौन बोलता है बेसिकली, उसकी हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, ओके, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली को पता ही नहीं था एग्जैक्टली कि स्कूल क्या होता है, वहां पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, पर वो जो इस बात से काफी खुश थी कि मेरी हम उम्र की जो लड़कियां यहाँ पर प्रेजेंट है। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, वो इस बात में उम्मीद में थी कि शायद इनमें से कोई जो है मेरी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर थी उस क्लास में वो जो है बाकी लड़कियों से, मतलब लड़कियों से कुछ बोली, लेकिन भोली जो है उनकी बात को समझ नहीं सकी। नाउ शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो क्या देख रही थी अल्टीमेटली, वो जो वॉल के ऊपर जो क्लास के अंदर जो पिक्चर्स थी उसको जो है भाई साहब वो देखती। नाउ द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वो जो वॉल पे जो पिक्चर्स लगे थे उसके कलर जो है उसको अट्रैक्ट करते थे। ध्यान रखना भोली को क्या अट्रैक्ट करता था, एक एक वर्ड बार बार दोहरा रहा हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की, एक एक वर्ड को हमें उधेड़ना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। नाउ द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट करना। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, अब यहां पर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा विराम देते बात करते हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन, हॉर्स कैसा था, ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स, ठीक वैसा, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, यानी कि तहसीलदार किस पर आया था, घोड़े पर, ये ध्यान रखना, तहसीलदार किस पर आया था, घोड़े पर। और क्लासरूम में जो घोड़े का फोटो था उसको कंपैरिजन किससे किया गया है, तहसीलदार के घोड़े से, ही ध्यान रखना, ठीक है। नाउ द गोल वॉज गॉड, सॉरी नाउ इसको मिटा देता हूं, ओके ओके ओके, ठीक है। द गॉड, गॉड मीन्स बकरी, द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर, यानी कि वहां पर एक बकरी का भी फोटो था जो कैसी थी, जो उसके नेबर यानी कि पड़ोस में थी भाई साहब। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कर्ड, ठीक है, आम के जो पेड़ वगैरह होते हैं, बागान वगैरह होते हैं, तो वहां पर जो ग्रीन कलर उसको दिखता है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं। द पैरोट वॉज ग्रीन, पैरोट जो है जो तोते हैं बेसिकली वो हरे थे, और कैसे हरे थे, द पैरोट्स शी हैड सीन, वो पैरोट जो उसने देखे थे कहां पर, मैंगो ऑर्कर्ड में, यानी कि आम के बागान में। नाउ एंड द काउ ग्रीन एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और जो काउ थी वो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी ही थी। नाउ एंड सडनली भोली नोटिस, और तभी जो है भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर, टीचर जो उसके बगल में खड़े हैं।
स्माइलिंग हेड, और वो जो इस पे हंस रहे हैं यानी कि मुस्कुरा रहे हैं। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, फिर वो बोलती कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वो बोलती है भ भो भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन, फिर भाई साहब वो हकला नहीं पाई अल्टीमेटली, मतलब इतना ही बोल पाई, उसके बाद में वो हकला नहीं पाई। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज एंड इन अ हेल्पलेस फ्लूड। अब जो है भाई साहब इसके बाद क्या होता है, देन शी बिगेन टू क्राई, फिर तो वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, आंसू जो उसके आंखों से आने लगते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लूड यानी कि मतलब एकदम बेसहारा होके, कि किसी ने कुछ पूछा मैं बता नहीं पाई, अगर मान लो कोई हंसता है तो फिर आंसू से आने लगते हैं। और गर्ल्स तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती हैं बचपन में, ठीक है, बचपन में कहा है, हाँ ठीक है, लेकिन कटाक्ष नहीं किया मैंने, हाँ ये ध्यान रखना। नाउ सब रिस्पेक्टेड महिलाएं, लेकिन हमारे घर में भी हमारी मम्मी है, दीदी है, पत्नी है, और मेरी प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वो जो है कॉर्नर बैठकर अपना सर झुकाकर भाई साहब वो एकदम बैठी रहती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो जो है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के देख सकती उन लड़कियों को जो अभी भी उस पर हंस रही थी, ठीक है। वैन द स्कूल बेल रैंग, जब जो है स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स, ठीक है, ऑल द गर्ल्स सिक्योर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां जो है वो क्या है क्लासरूम से बाहर आ गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, पर भोली के अंदर इतनी साहस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सीट को छोड़कर आ सकती थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, ध्यान रखना, हर हेड स्टिल लोड, उसका जो सर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन स्नोबिंग, और वो सुबक रही थी। कैसे क्वेश्चन बनेंगे बता दिया है मैंने आपको, आप मुझे बताएंगे। नाउ इसके अलावा ओके ओके ओके, भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, ठीक है, द टीचर्स वॉइस वॉज, फिर क्या होता है ध्यान रखो, उस जब सुबक रही थी तब एक आवाज आती है इन्वर्टेड कॉमा में, ध्यान रखना ये किसने बोला है। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, दिल को सुखद अनुभव पहचाने वाली, यानी कि जिसको सुनने के बाद में एकदम दिल को सुकून मिलता है वैसी वाली आवाज। तो सूथिंग मतलब क्या होता है, सुकून देना। नाउ फिर एक आवाज आती है उसके कानों में, बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी जिंदगी में उससे कभी भी इस तरीके से किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट, और यही बात जो है उसके दिल को छू गई। नाउ गेट अप सेड द टीचर, तो टीचर बोलते हैं गेट अप, खड़े हो जाओ भाई साहब। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप, ये जो किसी प्रकार की कमांड नहीं थी, जैसे बोलते ना किसी को एक खड़े हो जाओ, इस तरीके से नहीं, बोले खड़े हो जाओ बेटा, बड़े प्रेम से जिस तरीके से, ठीक है, बोलते हैं ना। तो इट वॉज नॉट अ कमांड, कमांड नहीं थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम, फिर बोलते कि मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, क्योंकि अभी इसी बात से उसका मजाक उड़ा था, तो जब दोबारा से किसी ने पूछा कि अपना नाम बताओ, तो ये बोलते समय उसको पता चला कि फिर से मेरी अगर हंसी उड़ी ये सारी चीजें, तो ये शब्द सुन के ही ना उसकी पूरी बॉडी में पसीने पसीने आ गए। नाउ हम बोलते हैं ना कि पसीने से तरबतर हो जाना, तो बस वही चीज उस समय उस भोली दीदी के साथ में हुई थी। नाउ वुड हर स्टिमरिंग टंग अगेन डिस्करेज हर फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन। नाउ अब क्या लिखा है देखो, वुड हर स्टिमरिंग यानी कि उसका हकलाना, क्या जो उसका हकलाना, टंग अगेन डिस्करेज हर, क्या उसका अपमान फिर से करेगा, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस काइंड वुमेन के लिए, हाउएवर हालांकि, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो उसने प्रयास करना जारी रखा, यानी कि उसने डिसाइड करा कि मैं जो है इन मैडम के लिए, इन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात करी तो मैं इनके लिए एक बार प्रयास करूंगी बोलने का, ठीक है। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उनकी जो है कितनी दिल को सुकून देने वाली आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और आखिरकार वो जो है उस पर हंसी भी नहीं, तो वो भ भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, फिर से वो हकलाने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, और जो जब टीचर थे वो उसको इनकरेज करते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और यही रियल मायने में एक टीचर का काम होता है, सीरियसली, कि किसी को इनकरेज करना। Come on. Now the full name, Bholi. At last she was able to say it and felt received as if it was a great achievement. और फाइनली वो लास्ट में अपना पूरा नाम बोलती है, और यकीन मानना उसको ऐसा फील होता है कि मैंने कोई बड़ा ग्रेट अचीवमेंट जो है हासिल कर लिया है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड, बहुत अच्छे, और टीचर ने उसको पीठ थपथपाई, यानी कि उसको अप्रिशिएट किया। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से जो है डर को निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और जो तुम जो है बाकी जैसे दूसरे बोलते हैं वैसे तुम भी बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो भोली जो है ऐसे देखती है लेकिन बोलती नहीं है, उसकी आंखें पूछ रही होती है क्या सच में मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ बिना रुके। यस इट विल बी वेरी इजी, ठीक है, वो बोलती, उनकी जो टीचर होती बोली हाँ बिल्कुल तुम भी बोल सकते। एक मिनट शायद, एक मिनट, ओके। बोली लुक्ड अप
एज एफ टू आस्क, जैसे कि मानो पूछना चाहते हो रियली सच में, हाँ ठीक है भैया, यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? तो बोलते कि यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम जो है बस रोज स्कूल आओ, विल यू कम, क्या तुम आओगी ना? नाउ हाँ, विल यू कम मतलब ये क्वेश्चन टेक वाला कॉन्सेप्ट है, तो आओगी ना, जस्ट कंफर्मेशन हो रहा है। भोली नोटेड, तो भोली जो है नोटेड मतलब सर हिलाना, तो भोली क्या करती है, सर हिलाती है। नो, तो मैडम मना करती, नहीं, से इट अलाउड, यानी कि जोर से बोलो ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, और भोली जो है अपने आप में आश्चर्यचकित हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, वो जो इसको कहने में समर्थ है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चीज काफी अच्छी है, और एक टीचर के लिए बोलते ना कि अच्छा लगता है कि हाँ, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, सामने वाला उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है, एक रिजल्ट मिलता है, तो सारी चीजें एक सकारात्मक रूप में होती हैं। नाउ डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने कहा था ना तुम बोल लोगी, बोल दिया ना, नाउ टेक दिस बुक। फिर वो उसको एक किताब देती है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो जो किताब देती है वो पूरी तरीके से पिक्चर्स से कवर्ड थी, यानी कि उसके अंदर पिक्चर्स थे, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो पिक्चर्स थे कलरफुल थे। नाउ डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर, अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। बहुत सारे लोगों इन द सेंस की जैसा क्या नाम लिखा है, डॉग कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, पैरोट, टाइगर, काउ, इन सब के फोटो थे, और इसके ऊपर एक बिग ब्लैक बोल्ड लेटर में लेटर लिखा था। तो अब यहां से बनाने वाला क्वेश्चन चाहे तो बना सकता है, बताओ इनमें से कौन सा एनिमल या उसमें बर्ड नहीं है, या कौन सा इसमें से है। तो ये भी ध्यान रखना कि डॉग, गॉड, गॉड्स, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं टीचर्स, ये आप ध्यान रखना, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। सो आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा डाउन है, क्योंकि मैं सो नहीं पाया हूं लगातार, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे की नींद ले रहा हूं, बट हम लोग लड़ेंगे यार, ठीक है, देखते हैं, पता चला 1.5 महीने बाद, ताकि उसके बाद मैं अच्छे से नींद ले पाऊंगा, लेकिन करेंगे यार। नाउ इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू, हाँ ओके, एवरी पिक्चर ऑफ बर्ड बता दिया आपको। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में देखना तुम इस बुक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, उसके बाद फिर से एक बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम, और समय के साथ, यू विल बी मोर लर्न देन एनी मोर इन इल्स इन द विलेज, और उसके बाद में समय के साथ जो है तुम इस पूरे गांव में जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाऊंगी, ध्यान रखना। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद में कोई भी तुम पे कभी जीवन में हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन यू विथ रिस्पेक्ट, तुम लोग तुम्हारी सम्मान के साथ बात सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम जो है बोलने लगोगी बिना हकलाए हुए, अंडरस्टैंड, समझी? इस तरीके से उसकी टीचर जो है उसको मोटिवेट करती है। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जो है तुम, फिर से फोन आ गया है, 1 मिनट, अब मैं इनको 10 बजे बाद लगाऊंगा यार, चलो। सो कहां थे हम लोग, हाँ, एंड गो होम, घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और उसके बाद में कल जो है सुबह आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। अब चूंकि भोली की लाइफ में, भोली की आज तक मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कितने अच्छे तरीके से उसका इस टाइप से दिन गया हो, किसी ने इतने प्यार से उससे बात करी हो, किसी ने उसको इंकरेज किया हो, तो ये सारी चीजें उसके साथ में होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि आज तो बस मैं जा रही हूँ, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, गुल और फूल वगैरह आ रहे हैं, जस्ट लाइक ऑटम वाला सीजन आता है तो वो सारी चीजें पतझड़ वगैरह हो रहा है, और मतलब फीलिंग्स वाली, तो बस वही मेंशन करिए। तो भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, मंदिर की जो है सारी घंटियां बज रही हैं भाई साहब। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसम इनटू द बिग रेड फ्लावर्स, जो क्या है, जो पेड़ है भाई साहब स्कूल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने, हाउस एंड द ब्लूसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, में जो है फूल आ गए हैं भाई साहब, मतलब मैं चल रही हूँ एकदम से फूल खिल रहे हैं, ये सारी चीजें वो सीन इमेजिन कर रही है। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, उसका जो दिल है बेसिकली एक नई उम्मीद से भर गया है, एंड अ न्यू लाइफ, एक नई लाइफ से भर गया है। तो ये काफी हैप्पी मोमेंट वाला लिखा है उससे कि हाँ भैया आज जो है उसकी लाइफ में कुछ नया इंपॉर्टेंट हुआ है। नाउ रीड एंड फाइंड आउट, ये लास्ट पैरा है। व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, आ गया गुंडा, ठीक है। व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, क्यों जो है भोली के पेरेंट्स ने भाई साहब बिशंबर, जो ना बिशंबर नाता है उसका प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और फिर सवाल ये कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट करा या नहीं करा, लेकिन वो शादी ससुरी हो क्यों नहीं पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर पास्ट, इस तरीके से भाई साहब साल जो है बीत जाते हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और जो गांव था वो एक स्मॉल टाउन में
कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, जो पहले प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन जाता है। विकास की बात हो रही थी, विकास हो गया नरेंद्र मोदी के राज में भाई साहब, ठीक है। चलो, नाउ देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, अब जो है टीन शेड के अंडर में एक सिनेमा है। आगे क्या लिखा है, शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन गिनिंग मिल है। गिनिंग मिल आपने देखा होगा, वो फोटो देखना इमेजिन उस पर गूगल के ऊपर, उस पर क्या रहता है कि जो कॉटन आती है ना उसको अलग करने का एक प्रोसेस रहता है। एसएसटी मैंने बताया था बच्चों को, लेकिन अब देखना गिनिंग मिल मतलब वो अलग करने का उसका कॉन्सेप्ट था। होप कि यहाँ की बात यहाँ तक पहुंच गई होगी, ठीक है। नाउ अंडर अ शेड ऑफ कॉटन मिल, कॉटन गिनिंग मिल, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो है अब उस गांव में भाई साहब क्या होता है, जो मेल ट्रेन थी, डार्क ट्रेन वाली जो थी, वो वहां पर रुकने लगी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल जो अपनी पत्नी से बोले, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी तुरंत बोली, हाँ हाँ। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली जो है लकी होगी कि जो है उसको इतना वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इतना अच्छा दूल्हा उसको मिलेगा, जिसके पास क्या क्या भाई साहब, अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन हर बैंक, मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में बहुत सारे, बहुत हजार रुपए, ठीक है, थाउजेंड इन बैंक, पैसे बैंक में मतलब बहुत हजार पैसे भी हैं, सेवरल थाउजेंड। नाउ मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे ज्यादा अगर बात करें तो वो जो है दहेज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि दहेज वो ले ही नहीं रहा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन दाल में काला है, ध्यान रखना। वो क्या बोलते हैं उसके पिताजी, दैट्स राइट, बोले वो तो ठीक है लेकिन वो ज्यादा यंग नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उतनी एज का जितना कि मैं हूं, एंड ही आल्सो लिम्स, और वो जो ससुरा लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, मतलब ससुरा दूसरा ब्याह करने के चक्कर में है। चलो, गलत है, बिल्कुल गलत है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसकी पत्नी बोलती कि हाँ तो क्या दिक्कत है, लगता है ये सौतेली माँ है जिस हिसाब से बर्ताव कर रही है, ठीक है। 45 और 40, इट इज नो ग्रेट एज फॉर मैन, 40-45 साल की उम्र जो है आदमी के लिए ज्यादा बड़ी एज मानी नहीं आती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, बोले हम लकी हैं कि वो जो है दूसरे गांव से, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो जो है उसके पोक मार्क्स के बारे में जानता भी नहीं है, एंड हर लेक ऑफ सेंस, और जो है उसके लेक ऑफ सेंस के बारे में भी उसको नहीं जानता है। हमने बात कर ली थी ना कि ईयर्स पास, यानी कि साल बीत गए थे, यानी कि अब बड़े होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। उसके एक दिन यहाँ पे लिखा था, मुझे याद आ रहा है अच्छे से, हाँ 10 ईयर पास्ट, इस तरीके से साल जो है बीतते चले जाते हैं, तो उसके बाद की बात है, ठीक है। नाउ एक मिनट आगे चलते हैं। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, बता दिया था। पोक मार्क्स इफ वी डोंट एक्सेप्ट, हाँ चलो, तो अब अल्टीमेटली क्या ना, देखो भोली की माँ और उसके पेरेंट्स के अंदर अभी भी क्या है, लैक ऑफ सेंस, यानी कि अभी भी बुद्धू है, बेवकूफ लगती है उनको ना। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वो जो है पूरी जिंदगी जो है अनमेरिड रह जाएंगी। यस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से, लेकिन पर मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डाउट है कि भोली क्या कहेगी, भोली क्या सोचेगी। व्हाट विल दैट वीटलेस वन से, बताइए वीटलेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कितना पढ़ा है आपने, क्या ना बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आज पूछ लेता हूं, मेरा मन है, ठीक है। तो व्हाट विल दैट वीटलेस वन से, वो क्या कहेगी। शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो गूंगी गाय है। नाउ मे बी यू आर राइट, हो सकता है आप सही हैं। मटर्ड रामलाल, रामलाल जो है बड़बड़ाते हैं भाई साहब। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, और जिस आंगन में वो लोग भाई साहब सो रहे होते हैं उसके जस्ट पास में, इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जो है अपनी खटिया पर जो है लेटी है और वो जो है जगी हुई है। लिस्टिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, वो जो है अपने माता पिता का जो फुसफुसा के वो लोग बात कर रहे थे ना, वो सब सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज वेल टू डू ग्रॉसर, ही केम विद अ बिग पार्टी, चलो बढ़िया बढ़िया, बारात भी आ गई। अब वो क्या है, बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, नाम ध्यान रखना, भोली के लिए जो दूल्हे का नाम चुना गया है उसका नाम क्या था, तो बिशंबरनाथ, ठीक है। पुरानी फिल्मों का अमरीश पुरी है। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, ग्रॉसर मीन्स होता है बेसिकली किराने वाला, ठीक है, पंसारी वाला, जैसे हमारे यहाँ भूरा पंसारी है, ठीक है। तो बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, अच्छा खासा किराने वाला है, अच्छा खासा पैसे वाला किराने वाला है। नाउ ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो जो एक बड़ी पार्टी के साथ में, यानी कि अपने दोस्तों की बहुत सारी पार्टी के साथ में, एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, मतलब रिलेटिव्स के साथ में और दोस्तों के साथ में वो शादी के दिन आ जाता है भाई साहब, बारात ले लुआ के। अब ब्रास बैंड,
जो ब्रास बैंड समझते हो, शादी में बजाने वाला जो बैंड होता है वो। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड एट द प्रोसेशन। जो ब्रास बैंड होता है बेसिकली वो जो है, जो फेमस सॉन्ग होता है वो बजाने लगता है। जैसे कि हर शादी में आपने देखा होगा कि ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो गाने कॉमन चलते हैं वो कॉमन से वो चलाने लगे भाई साहब। विद द ब्राइड ग्रूम, एक 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 ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, ठीक है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स, यानी कि घोड़े के ऊपर गधा बैठ के आ गया। हाँ, कर दिया मैंने कटाक्ष भाई साहब, ठीक है। लिखा भी तो 40-45 साल की उम्र में तुम बिटिया की उम्र से ब्याह करने जा रहे हो, तुम्हें कतई शर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये तो समझाने वाली बात है और मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ। सो आगे कहता है विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है बेसिकली वो डेकोरेटेड हॉर्स, जिसको हम जब जानते हैं कि जब बारात जाती है तो वो घोड़े को भी सजाया जाता है और उस सजे हुए घोड़े पर जो है हमारे गधे साहब, यानी कि ये जो आ रहे हैं विशंबरनाथ, ठीक। नाउ रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बाकी तो मैंने बहुत सारे कुछ बता दिए लेकिन अब ये आपके लिए छोड़ दिए। अब देखते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में कितने आते हैं। इनका हिंदी मीनिंग बताइएगा, इसके अलावा साथ में इसका सिनोनिम सेंटेंस बताइएगा। नाउ राम वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इतना साज सज्जा देख के और इसके अलावा इतनी धूमधाम से शादी जो हो रही थी उसको देख के काफी खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम दैट ही इज द फोर्थ डॉटर। उसने कभी अपने में नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी है, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसकी इतनी जबरदस्त शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर इन विश ऑफ हर लक। इसका मतलब बताइए बताइए बताइए, सिनोनिम सेंटेंस बताइए। मैंने लिख दिया जरा हिंदी में। नाउ भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम टू फॉर द ओकेशन, जो कि इस शादी के ओकेशन फंक्शन के लिए आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो जो है उसकी लक से काफी ज्यादा जलन उनको होने लगी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वो शुभ मुहूर्त आ गया, द प्रीस्ट बेसिकली पुजारी के लिए होता है लेकिन यहां पर उसके लिए हो रहा है, जो पंडित है, ठीक है। द प्रीस्ट सेड, वो प्रीस्ट कहता है भाई साहब, ब्रिंग द ब्राइड, यानी कि दुल्हन को बुलाइए, ब्राइड मींस दुल्हन। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है घूंघट डाले लाल साड़ी में, जो है लाल सिल्क साड़ी में आती है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सीक्रेट फायर, और जो पवित्र अग्नि थी उसके पास में जहां पर दुल्हन की जगह होती है वहां पर जाके वो बैठ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के दोस्तों में से कोई कहता है कि भाई साहब गार्लैंड द ब्राइड, यानी कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। येलो मैरीगोल्ड्स, अब बताइए मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या, कौन सा फूल कहते हैं और कौन से फूलों की माला है वो। तो गार्लैंड द ब्राइड, ये तो बता दिया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, जो ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा होता है वो क्या करता है, माला को उठाता है, ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो कि किसकी होती है, येलो मैरीगोल्ड फूलों की। इसके अलावा अ वुमेन स्लिप्ड बैक, जो वुमेन है स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तभी क्या होता है अल्टीमेटली उसका जो घूंघट होता है वो हल्का सा खिसकता है और वो जो क्या करती है, विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और इतनी देर में क्या है जो विशंबर आते हैं वो एक हल्की सी झलक उसके चेहरे की देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हेड, और वो जो माला उसके हाथ में रहती है वो वैसी की वैसी रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और वो जो ब्राइड होती है अल्टीमेट दुल्हन जो है वो धीरे से वो अपना घूंघट खिसका लेती है, लेकिन तब तक तो वो देख चुका होता है कि साइंस की पोक मार्क्स है। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और विशंबरनाथ के बगल में जो उसका दोस्त खड़ा रहता है तो उसने पूछा उससे, क्या तुमने देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसका दोस्त, ये बहुत सही था इसका दोस्त, उसका दोस्त क्या बोलता है उससे कि हाँ तो तुम भी कौन से ज्यादा यंग हो भाई साहब, मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हो सकता है कि मैं ज्यादा यंग नहीं हूं लेकिन अगर मुझे उससे शादी करना है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, उसके पिताजी जो है उसको पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना कितने पैसों की डिमांड करता है, 5,000 रुपए की। कॉमन से क्वेश्चन से ऐसे ही बनाने हैं आपको, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में। आज मैंने ज्यादा बनाए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको बनाता सिखाता आ रहा हूं। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है लेकिन आज थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगा मैं, सो दैट कि हम कल के लिए आपके लिए तैयार हों, क्योंकि बात दिल्ली तक जानी है और आपको 15, 16, 17, 18 यूनिट का कंटेंट भी तैयार करना है, ठीक है। लेकिन बड़े आसान से शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सो कहां थे हम लोग। सो वाट, यू आर नॉट सो यंग इधर, उसका दोस्त बोल देता है तुम भी ज्यादा जवान नहीं हो, फिर वो बोलता है कि 5,000 रुपए देने पड़ेंगे उसके पिताजी को। रामलाल वेंट एंड प्लेस हर टर्बन, पगड़ी, रामलाल जो इनके पास जाता है और अपनी पगड़ी जो है रख देता है, हिज ऑनर, ठीक है, सम्मान की खातिर, एट विशंबर्स फीट, यानी कि डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे अपमानित मत करो इतना, टेक 2,000 रुपए, 2,000 रुपए ले लो। नो,
5,000 और वी गो बैक। अब यहाँ पे आपने एक लज्जा मूवी देखी होगी, ठीक है। लज्जा मूवी में वो मनीषा कोइराला जो है वो मतलब एक सीन होता है जिसमें वो कहता है कि हम उठ जाएंगे, वो वाला सीन याद आ रहा था मुझे यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, तो ठीक है। सो नो 5,000 बी ए लिटिल कंसर्न वी गो बैक। तो बोलता है जो विशंबरनाथ होता है वो कहता है नहीं 5,000 रुपये लेंगे, उससे कम हम बिल्कुल नहीं लेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, वरना अपनी बेटी अपने पास रखो। नाउ बी ए लिटिल कंसिडरेट, प्लीज थोड़ा तो ख्याल रखिए। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन माई विलेज। बोले मैं अपना चेहरा कभी अपने गांव में नहीं दिखा पाऊंगा। अरे काहे नहीं दिखा पाओगे ससुरा, वो ले गया है, उसकी शादी रुक रही है। नाउ देन आउट विथ 5,000, और उसके बाद वो अंदर जाता है भाई साहब और 5,000 रुपए लेकर आता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और जो आंसू जो है उसके चेहरे से गिर रहे होते हैं। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, एक मिनट, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बी लिटिल कंसिडर प्लीज इफ यू गो बैक आई कैन शो माई, हाँ ठीक है। देन आउट विथ 5,000, तो फिर वो बोलता है कि भैया जाओ और 5,000 रुपए लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू जो है उसके चेहरे से आते रहते हैं। रामलाल वेल्ट इन, रामलाल जो अंदर जाता है। ओपन द सेफ, फिर वो जो उसकी तिजोरी उसको खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, फिर नोट को गिनता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडल्स रूम, और फिर जो है वो उसके कदमों में पैसों को रख देता है, जो बंडल होता है नोटों का उसको। नाउ ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फ्ड स्माइल। एक मिनट, ओके चलो ठीक है, हाँ। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, जो बिशंबर का जो लालची चेहरा है, वो एक ऐसा लग रहा है कि हाँ उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, ठीक है। नाउ ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने अल्टीमेटली एक जुआ खेला और उसको जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, फिर वो अनाउंस करता है कि लाओ माला लेके आओ, अब हम जयमाला करेंगे भाई साहब। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक बार फिर से दोबारा से भाई साहब क्या होता है, घूंघट जो है पीछे खिसकता है। बट दिस टाइम हर आईज वॉज, नाउ दिस इज टाइम, अब वो समय आ गया जब आपको गूज़बम्प्स वाली फीलिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, पर इस बार जो इसकी आंखें जो है नीचे नहीं हुई। शी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके हस्बैंड होने वाले पति को। नाउ एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर, उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट था, एक सुखद शांत वाला, बोलते ना कि एक घृणा थी। हाँ अल्टीमेटली कैसा आदमी ही ये। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर नाथ क्या होते हैं भाई साहब कि वो माला को लेते हैं और उसको गले में पहनाने का प्रयास करते हैं। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर इससे पहले कि वो माला पहना पाते, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली के हाथों में एकदम से वो एकदम बोलते ना मुट्ठी वगैरह जब हम ऐसे करते हैं जोर से दबाते हैं तो एक नस सी खिंच जाती है, तो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, और फिर बिजली कड़कड़ाती है। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द वायर, और जो गार्लैंड होती है वो कहाँ है, आग में चली जाती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, फिर वो एकदम सटीक आवाज में बोलती पिताजी, एक बार आवाज में सीधे। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। जब उसके आस पास शादी में पापा मम्मी भैया बहना पड़ोसी वड़ोसी जितने भी लोग थे, वो सब जो है काफी आश्चर्यचकित हुए थे कि इस लड़की ने नाम बोला, वो भी बिना इस्तेमाल किए, बिना हकलाए। पिताजी टेक बैक योर मनी, वो बोलती पिताजी आप अपने पैसे वापस रखिए। आई एम नॉट गेटिंग टू मैरी दिस मैन, मैं जो इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूं। देखा, पेल दिया उसने उसको अच्छे से, और ऐसे ही करना था, जरूरी था भाई साहब। नाउ रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जो एकदम से शौक सा गया भाई साहब, बोलते ना कि एकदम सन्नगन्न रह गए भाई साहब। तो रामलाल भाई साहब थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो गेस्ट लोग आए थे वो जो है फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, बोलने लगे भैया कितनी बेशर्म लड़की है। सो अगली एंड सो शेमलेस, मतलब इसके बारे में इतनी बुराइयां करने लगे, जैसा कि आपको दिख रहा, सो अगली कितनी गंदी लड़की है, कितनी बेशर्म है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल को भाई साहब वैसे ही लगा कि मैं इसको बोलूंगा चिल्लाऊंगा तो एकदम शांत हो जाएगी। बोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्क्रेज योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, कुछ तो ख्याल रखो हमारी इज्जत का। नाउ फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, बोले आप ही की इज्जत की खातिर तो मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, पर मैं इस ससुरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, जो कि क्या है, इतना मतलबी है, लालची है, इस तरीके का आदमी मुझे अपने पति के रूप में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए, और मैं शादी नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। अभी कॉन्वर्सेशन वाला ध्यान रखना कि वो क्या बोलती है, वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है ये। वी ऑल थॉट, हम सब ने सोचा, शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, वो क्या है बेसिकली, हार्मलेस डम काउ है।
गूंगी गैया है। भोली टर्न वॉयलेंटली, तभी भोली जो है एकदम प्रभास के जैसे पलटती है ऑन द ओल्ड वुमेन, और बूढ़ी डुकरिया से कहती है यस आंटी यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं जो है गूंगी हाँकने वाली गैया हूं, जिसको जैसा चलाओगे आप वैसी चल जाऊंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, बोले इसीलिए तो आप जो है मुझे इस हार्टलेस क्रीचर के हवाले करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब जो ये गैया जो है आपकी बोलने लगी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, फिर वो उसको बोलना और कुछ सुनना है क्या। तो अल्टीमेटली अब वो जो है सबको डांट रही है, मतलब अल्टीमेटली मतलब होता ना कि फ्रस्ट्रेशन उसके दिल में था, लेकिन अब वो बाहर आ गया अल्टीमेटली, तो होना चाहिए। नाउ कहा थे हम लोग, ओके। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहते हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो कि बारात लेके आए थे वैसे अपनी पार्टी से जाने लगे। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो कंफ्यूज्ड बैंडमैन थे उनको लगा कि शायद शादी वादी हो गई वैसा, तो जो दुल्हन को लेकर जाने वाला जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है उसको वो गाने लगे। पुअर कंफ्यूज्ड बैंडमैन है। नाउ रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है बिल्कुल जमीन से एकदम बोलते ना कि सट के खड़े हो गए। हिज हेड बोर्ड लो, उसका जो है सर, उनका जो है सर नीचे था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, मतलब शोक से शर्मिंदगी से उनका सर जो है एकदम नीचे था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो पवित्र अग्नि जो है उस समय जल रही थी वो बिल्कुल अब धीरे धीरे शांत होकर बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब कोई हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ पलटे और कहे बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, बोले अब तुम्हारा क्या, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड, पूरे चैप्टर के अंदर देखो नाम ध्यान रखो, सुलेखा कितनी बार यूज हुआ है चैप्टर में, इसके अलावा ये जो रियल मायने में सुलेखा हुआ है इसकी बात ही अलग थी यार। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा ने अपनी बिल्कुल शांत प्रिय आवाज में कहा डोंट यू वरी पिताजी इन योर ओल्ड एज, बोले घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बुढ़ापे में आई विल सर्व यू, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन माई सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, बोले मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, अब बोलती कि मैडम सही बात है ना। ये देखो सीरियसली गूज़बम्प वाली फीलिंग होती, क्योंकि उसकी मैडम भी जो इस शादी में मौजूद थी, जो कि सब कुछ जानते हुए, मतलब मन को छू जाने वाला ये एक चैप्टर है जो कि सच में बहुत अच्छा है यार, ठीक है। इजंट दैट राइट मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, जो टीचर थी वो इस पूरे सिनेरियो में कोने में खड़ी थी भाई साहब, वॉचिंग द ड्रामा, और ये पूरा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, वो बोलती हाँ बोली बिल्कुल सही कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उनकी स्माइल करती हुई आइज में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, उनकी आंखों में, उनकी टीचर की आंखों में एक डीप सेटिस्फेक्शन उनको दिखता है। एंड आई एन आर्टिस्ट, एक बार फिर से विराम आ गया, ओके इनको भी लगाते हैं, सबको 10 बजे बाद लगाएंगे। नाउ इजंट इट राइट में बता दिया, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूडेंट, बता दिया था आपको, वॉचिंग द ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उनकी मैडम बोलती है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और मैडम की स्माइलिंग करती हुई आइज में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, ध्यान दो। एंड हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, उनकी मैडम की आंखों में एक डीप सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा था। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टर, जब वो अपने किसी लाइफ पे बोलता ना कि जब कोई आर्टिस्ट होता है जब अपने मास्टरपीस को बना लेता है, तब जो है उसको जो संतुष्टि होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक वही चीज जो है भोली की टीचर को उस समय फील हो रही थी, ठीक है। तो के अब्बास की तरह ये लिखा गया था, और ये इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ ग्लॉसरी हैं, जैसा कि मैंने कहा था, सिंपलटन, नंबरदार, मैटेड, स्क्वेटेड, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये खत्म होने के बाद में आप एक बार इस पे हमेशा नजर, कहता हूं नजर डालिएगा, कितने क्या क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां पे एंड हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज जो है हम एक नया चैप्टर और कंप्लीट कर लिया है। फिर बता रहा हूं आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन था, बिकॉज कल मान लीजिए कि लगभग सोए ही नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कमिटमेंट किया है आप सभी से, और सिलेबस हम आपका कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। और अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में लगना है, लेकिन आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये हो गया चैप्टर आपका। कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं प्रीवियस वाले मैंने वीडियोस में बताया गया है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, चैप्टर लाइन बाय लाइन ही आपके कवर हो रहे हैं अच्छे से। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, आप उसको फॉलो जरूर करते रहिए।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।